चलिए, तो क्या बोला था, माइल्ड स्टील के लिए क्या करते हैं? 432, है ना? माइल्ड स्टील रहेगा तो IS 432। और RCC, ऐसे हम लोग कौन से कोड फॉलो करेंगे? IS 456, ठीक है, बताया था अभी। IS 456। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका क्या होगा? As per IS 456/2000, in the absence of test data, the approximate value of total strength for design may be taken as। तो कितना होगा? एज पर IS 456/2000 है ना, तो 2000 के IS 456/2000 के हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल श्रिंकेज इन स्ट्रेन जो है ना, वो हम कितना देते हैं? वो लेते हैं 0.00003, 0.0003। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। ये बताया हुआ है, अभी बताया हूँ, पहला या दूसरा क्वेश्चन में। द टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स लोड means that load which has probability of not being exceed during the life of a structure is equal to, क्या हो जाएगा? 95 बताया था ना, 5% एंड 95%। M30 होगा, अगर M30 अगर बोल रहा हूँ, तो 30 से जो नीचे लोड लगेगा वो कितना हो जाएगा? 5% ही वैरी करेगा, 5% ही क्यूब जो है 30 पे, 30 से नीचे पे फेल करेगा, बाकी 95% जो है 30 के ऊपर फेल करेगा। ठीक है, बताया था अभी, तो वही चीज है, सेम को पूछ दिया है। अब क्या है, चलिए, ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, लिखाया भी था मैं कि कौन से किस चीज के लिए कितना परमिसिबल लिमिट है वाटर का। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑर्गेनिक के लिए कितना है परमिसिबल? 200 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक केस में क्या है? याद रखना, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इनऑर्गेनिक से कितना है? 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट्स रहेगा, SO3 सल्फेट्स, याद रखना है, कितना? 400। और क्लोराइड्स रहेगा तो क्लोराइड्स के केस में, देखिए दो केस हो जाता है क्लोराइड्स। एक हो जाएगा आपको 2000 मिलीग्राम पर लीटर, कब? जब आप प्लेन कंक्रीट केस में, फिर PCC केस में। और 500 मिलीग्राम पर लीटर किस केस में? RCC केस में। ठीक है। और सस्पेंडेड मैटर, ये पूछता है सस्पेंडेड मैटर अगर पूछा तो। सस्पेंडेड मैटर का क्या लिमिट है? ये है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए, अब ये बताइए, द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज। ये भी एकदम डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है, डायरेक्ट आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा C। कंक्रीट का जितना होता है ना, उतना ही हम लोग स्टील का भी लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों में कंक्रीट का जितना थर्मल एक्सपेंशन होगा, उतना ही हम लोग कितना ले लेंगे? उतना ही हम लोग स्टील का भी लेते हैं। ऐसा स्टील लेते हैं जो इसका दोनों का थर्मल एक्सपेंशन क्या हो? सेम हो। सेम क्यों चाहिए दोनों का थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है ये बता देता हूँ। थर्मल एक्सपेंशन ये होता है कि जैसे कि मान के चलो, समर के सीजन में, समर में, या फिर अगर मान के चलो हीट 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 आग वाग लग गया, तो उस केस में क्या है कि एक्सपैंड करता है। क्या एक्सपैंड करता है? कंक्रीट भी एक्सपैंड करता है, ठीक है, और स्टील भी एक्सपैंड करता है। अगर मान के चलो कि इसका थर्मल एक्सपेंशन अगर स्टील का ज्यादा हो गया और कंक्रीट का अगर कम हो गया, क्या होगा? वहां पे क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो हमारे स्ट्रक्चर के लिए सही होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए हम जो लेते हैं, सो दोनों क्या है? दोनों जो है अल्फा, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज 12 × 10⁻⁶ एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ कंक्रीट, मतलब एकदम क्लोज रहना चाहिए अल्फा ऑफ कंक्रीट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताया हुआ है ये भी। Modular ratio of M of a concrete whose permissible compressive strength is C.
में ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन। क्या बताया था अभी इक्वेशन में बच्चों? अभी जो मैं आपको बताया हूँ वो बताया था m इज इक्वल टू 280/3c, यही बताया था। लेकिन यहाँ पे modular ratio m of concrete whose permissible compressive strength is c may be obtained from the equation। अब देखिए अब क्या है कि 280/3c है। अब इसमें से ऑलमोस्ट जो मैच कर रहा है वो यूनिट भी तो नहीं दिया है। यूनिट दिया हुआ होता तो कर सकते थे। ये जो है सी जो है, सी का यूनिट होता है न्यूटन पर mm²। लेकिन अगर उसी को अगर हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करें तो हो जाएगा 2800/3c। तो ये हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो जाएगा इसका? फैक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज 0.67 fc के लेते हैं। ठीक है, 0.67 fc के लेते हैं। और जब एलिसन पढ़ेंगे तो और आगे आने ही वाला है ये सब। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कितने दिन में कैरेक्टर स्ट्रेंथ चेक करते हैं? बताया हुआ है 28 डेज में। 3 दिन में भी करते हैं लेकिन वो क्या सही नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। हाँ, ये क्या है? ये आइडियल शेप ऑफ आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइबिंग 4562,000। कैसा होता है देखो? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब आप बनाओगे तो क्या होगा? वो कंक्रीट का ऐसा बनता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में है ऐसा। बट आईएस कोड क्या किया है, इसको ले जाके पैरेलल कर दिया है एक्स एक्सिस से। क्या हुआ ये? रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज, बताइए। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? M20 दिया हुआ, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता तो ये क्या हो जाता? M20 का 20 हो जाता है ना। वही अगर दे दिया कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है तो कैसे निकालेंगे? क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका 200 kg/cm²। करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको किस में करना है? kg/cm², है ना। अब देखिए न्यूटन, अगर मान के चलो कि मीटर को अगर कन्वर्ट करना हो, मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना हो तो क्या करोगे आप? मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना हो तो क्या करोगे आप? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया। अब न्यूटन को केजी में कैसे करें? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। इसी को तो न्यूटन लिखते थे ना, है ना। इसी को लिखते थे ना। तो मास का क्या होता है? केजी। और जी का क्या हो जाएगा? जी आप क्या लिखते थे? 10 न्यूटन, है ना। तो यहाँ से आप चाहो तो ऐसे करके आप थोड़ा रिलेट करके, को रिलेट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू mg से। तो ऐसा करके आप थोड़ा ट्राई करना, निकल जाएगा, कोई ऐसा नहीं। और अगर न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करता हो ना, तो डायरेक्ट आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100/10 से। ठीक है।
ये 100 डिवाइडेड बाई 10 से कर दो तो क्या हो जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर। याद ही कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। कितना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन डैश द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉर फेल। कितना से नीचे बताया, 5% से नीचे नहीं फेल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। ऐसे में 40 बताया हूँ लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 है तो 20। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है तो 20। 40 नहीं दिया हुआ है तो 20 दे देंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, 5% से नीचे है ना। चलिए ये सब तो आता ही है। डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द स्पैन बाय डेप्थ रेशियो। ठीक है, जब डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना हो कोई भी स्लैब में या कुछ भी में भी, क्या करोगे आप, स्पैन। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या करोगे, उसका डेप्थ बढ़ा दोगे। सिंपल सा समझना है आपको, सिंपल से समझा देता हूँ। एक पतली लकड़ी लो, ठीक है, और एक मोटी लकड़ी लो, ठीक है। इस पे लोड लगाओ, ये क्या होगा, लचीला होगा, खट खट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे तुरंत बेंड कर जाएगा जैसे ही लोड लगाओगे। वही इस लकड़ी पे एकदम इसका डेप्थ बढ़ा दो, डेप्थ बढ़ाने पे ये क्या करेगा, क्या नहीं तो स्पैन बाई डेप्थ रेशियो बढ़ा दो, क्या हो जाएगा उससे, डिफ्लेक्शन ओवरकम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। बताइए, ये सब बताया हुआ है। इंक्रीजेस विद द एज ऑफ लोडिंग, है ना। जैसे जैसे लॉन्ग टाइम के लिए लगता है, लॉन्ग टाइम के लिए क्रीप क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए लगता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर, सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर लगते रहता है। क्रीप इंक्रीजेस विद द एज ऑफ लोडिंग। चलिए 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खत्म ही हुआ क्वेश्चन। बताया हुआ है क्या होता है, 280/3 सिग्मा सी मॉड्यूलर रेशियो एम। चलिए अब ये हो गया खत्म आपका क्लास यहाँ पे। और फिर कल हम लोग फिर नया क्लास देखेंगे। ओके चलिए, गुड बाय, टेक केयर।